आंगनवाड़ी महिलाओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर नगीना सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से किए सवाल। माननीय मंत्री महोदया जी नहीं दे पाई सवालों का जवाब। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी मानदेय बढ़ोतरी? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि लोकसभा सदन में आज प्रश्नावली सत्र चल रहे थे। इस प्रश्नावली सत्र में विपक्ष के सांसदों के द्वारा सत्ता पक्ष के संबंधित मंत्रियों से सवाल जवाब किए जा रहे थे, जिसमें देश भर की 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर उत्तर प्रदेश के नगीना सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी के द्वारा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से सवाल किया गया। उसमें पूछा गया कि माननीय मंत्री महोदया जी ये बताने का कष्ट करेंगी कि देश भर की लगभग 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की सम्मानजनक मानदेय है? अगर नहीं है तो क्या सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी करने का कोई प्रस्ताव है तो बताया जाए। इस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी कन्नी काटना शुरू कर दी और उन्होंने वही घिसी पिटी बातें कही जो कि आज से कुछ दिन पहले कही थी। उनका कहना है कि समय समय पर भारत सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय बढ़ोतरी की जाती है, जो कि 2018 में की गई थी। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली का पहला कार्यकाल था, वहीं दूसरा कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया और ये तीसरा कार्यकाल है। अब ये मंत्री महोदया जी को कौन बताए कि उन्होंने पहली कार्यकाल में 2018 में 1500 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी की थी, दूसरी कार्यकाल 5 साल बीत गया, उसमें उन्होंने एक चवन्नी नहीं दिया और ये तीसरी कार्यकाल चल रही है जिसमें अभी तक उनके तरफ से कोई घोषणा नहीं किया गया। आप वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें क्यों कर रही हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों का क्या विचार है। ये आधी आबादी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए समझ के पड़े हैं और ये खुद एक महिला है। हमें तो लग रहा है कि अब बाल विकास में महिलाओं को नहीं लाना चाहिए। अगर इसमें पुरुष होते तो सवाल जवाब करने में भी बनता। अब महिला के ऊपर क्या टिक्का टिप्पणी करे। दूसरी बात, आप लोग गौर फरमाएंगे कि माननीय मंत्री महोदया ने अपने मुख से ये स्वीकार किए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 4 घंटे की नहीं बल्कि 6 घंटे की कर्मी है और हर राज्य में राज्य सरकार अलग अलग मानदेय दे रही है, कहीं 10,000 कहीं 15,000। इन्होंने 10,000 से शुरुआत की, 15,000 पे गई, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि अभी भी बिहार है, यूपी है, जहां पर 1000 से लेकर के 2500 रुपए की ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ोतरी की गई है। इन लोगों के बारे में भी इनका कोई सुझाव नहीं दिया गया। वहीं अन्य राज्यों की करे जहां पे राज्य सरकार 1 रुपए भी नहीं देती है। इन्होंने एक और बातें कही जो कि आप लोग वीडियो में देखेंगे ही, मैं वो वीडियो जारी करूंगी, आप लोग देखिएगा। इनका कहना है कि वो जो जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री योजना, जिसके तहत अर्ध विकलांग होने पर या मृत्यु उपरांत जो आप लोगों का बीमा कवरेज किया गया है, उसकी इन्होंने बात कही है। तो वो तो मरणोपरांत हम लोगों को फायदा मिलेगा, या तो विकलांग हो जाएंगे तब जाकर के उसका फायदा मिलेगा, ऐसे तो फायदा मिलने से रहा। लेकिन इन्होंने ग्रेच्युटी पे और मानदेय बढ़ोतरी पे बात नहीं कही। हम लोग 15 फरवरी तक का वेट कर रहे हैं। उसके बाद भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें, मैं सभी संगठनों से अपील करना चाहूंगी कि एक होकर
दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और इनको वो वादा याद दिलाएंगे कि जब हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे तो महोदय आपका भी अच्छा दिन नहीं आएगा। तो आइए सबसे पहले जो प्रश्नावली सत्र में उत्तर प्रदेश के नगीना सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने इनसे सवाल किया है और इन्होंने माननीय सांसद महोदय का सवालों का जवाब दी है, वो क्या दी है आप लोग भी सुनिए और हम भी आपको सुनाएंगे। लेकिन गौर वहां पे जरूर करिएगा कि 6 घंटे का कर्मी इन्होंने लिखित रूप से हमें भी दी थी, यानी कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा को उपलब्ध कराई थी कि आप 4 घंटे का नहीं 6 घंटे का कर्मी है। और आज इन्होंने अपने मुख से इस बात को स्वीकार भी किया। ये वीडियो आप लोग सेव करके रख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि हमारी बहनें इस बात को जान सके, समझ सके। जब 6 घंटे का कर्मी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, अस्थायी कर्मी वेतनमान हो सकते हैं तो हम 6 घंटे की कही जाने वाली आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, वेतनमान, अस्थायी कर्मी क्यों नहीं हो सकते? यही हमारा मेन पॉइंट है और इसी पे हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। मान लेते हैं अगर आप 8 घंटे के हिसाब से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हैं, अस्थायी कर्मी का दर्जा देते हैं, वेतनमान करते हैं, तो 6 घंटे के हिसाब से भी तो हमें आप पेमेंट दीजिए। जब हम केंद्र सरकार के कर्मी हैं तो आप राज्य सरकार के पाले क्यों फेंक रही हैं? राज्य सरकार अपने तरफ से जो प्रोत्साहन दे रही है वो दे रही है, लेकिन हम केंद्र सरकार के कर्मी हैं, मतलब बाप कोई और, माँ कोई और ये माँ बाप मिलकर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जन्म दिए, आईसीडीएस विभाग को जन्म दिए और इसको स्टेट सरकार के पाले फेंक रही है। ये सौतेला व्यवहार जब खुद के माता पिता करेंगे तो पड़ोसियों से हम क्या उम्मीद करेंगे? जब ये भारत सरकार का स्टेटमेंट है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का स्टेटमेंट है, तो मैं स्टेट के सरकार से, स्टेट के संबंधित मंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो एक गांव का कहावत है कि डगड़क बैगन। हम लोग केंद्र में जाते हैं तो कहती है राज्य इनको मानदेय बढ़ोतरी कर दे, वेतनमान कर दे या बंधुआ बना के रखे। राज्य वाले कहते हैं आप केंद्र की कर्मी हो, मैं राज्य वाले को वेतन बढ़ाओ, मानदेय बढ़ोतरी करो, उसको सरकारीकरण करो, या मैं केंद्र वाले को करूं। मतलब न हम इधर जा रहे हैं न उधर जा रहे, एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ खाई है, जाए तो किधर जाए। लेकिन जनाब वक्त सबका आता है कि आज आपका पलड़ा भारी है तो सब दिन आपका ही पलड़ा भारी रहेगा। कभी न कभी हमारा पलड़ा भी भारी होगा। कितना भी समेट लो हाथों को, फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, अगर चर्चा हो उनकी बुराई पर तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अभी आपका वक्त है, बोल लीजिए, फिर हमारा वक्त आएगा, उस समय आप सुनेंगे और हम लोग बोलेंगे। तो आइए डालते हैं एक नज़र माननीय मंत्री महोदया जी और नगीना सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी के द्वारा प्रश्नावली सत्र का वीडियो। श्री चंद्रशेखर जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है
उसकी भी जानकारी दें। और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये कार्य काम तो बहुत लिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता उसी ग्रामीण, उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही हैं। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावे भी हम उनको उनका जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000, कहीं 10,000 इस तरह से। और आने वाले समय में भी ये नहीं राज्य सरकार महोदय, विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल आपको देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। 9 doctors have been suspended. So, this is about a particular state. As you have asked about Tamil Nadu, I'll give you a separate answer on this. क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 श्री डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। क्वेश्चन नंबर 65 सर। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदया ने मुझे स्पष्ट विस्तृत उत्तर दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा प्रश्न है कि मिशन पोषण 2 के अंतर्गत कौन सी तकनीकी प्रगति की गई है, कृपया बताया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता और सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है और आंगनवाड़ी को और सक्षम और प्रभावशाली बनाने के लिए इसके इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए मिशन पोषण 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 के तहत, जिसमें कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण वितरण और ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष, जिसमें 40,000 करके प्रतिवर्ष उसमें सैंक्शन के लिए है, लगभग 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का हमने सैंक्शन किया और उसको उन्नत बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में उसमें वाईफाई इंटरनेट के साथ साथ LED स्क्रीन, उसके साथ ही साथ पोषण वाटिका, उसमें टॉयलेट की सुविधा हो, अन्य उसमें पेयजल की सुविधा हो और उसके साथ बच्चों के संज्ञानात्मक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण उपकरण आदि भी हमने शामिल किया है। तो कई ऐसे इंटरवेंशन जिसके माध्यम से पोषण 2.0 के माध्यम से, ताकि बच्चों को, हमारे बच्चे सिर्फ पोषण ही नहीं, पोषण के साथ साथ पढ़ाई और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम ध्यान देते हैं और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लाभुकों को हम इसके माध्यम से लाभ भी पहुंचा रहे हैं। सप्लीमेंट्री। महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में क्या अन्य मंत्रालयों से सहयोग लिया जा रहा है क्या? अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, तो आंगनबाड़ी के निर्माण में कई मंत्रालय इसमें शामिल है और ऐसे भी जो आंगनबाड़ी हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय लगभग 18 मंत्रालय के कन्वर्जन के साथ चलता है और उसमें
विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें 8 लाख रुपए मनरेगा के तहत, 2 लाख रुपए 15वें वित्त आयोग किसी अनाबद्ध राशि के तहत और 2 लाख रुपए हम प्रति आंगनवाड़ी विभाग के माध्यम से देते हैं, ताकि उसके आधारभूत संरचना का विकास हो। और उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान यानी पीएम जनमन के तहत 18 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए ये योजना है। इसके माध्यम से भी हम 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का इसमें निर्माण होना है, जिसमें अभी तक हमने 2000 आंगनवाड़ी केंद्र 2139 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति हमने दिया है और उसमें से 1001 आंगनवाड़ी उसमें कार्यशील भी है और जिसके तहत लगभग हम देखें तो 22,800 लाभुक उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक प्रधान धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान के माध्यम से भी 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थापित किया जाना है, सक्षम बनाना है और उसके साथ साथ वहाँ पे अन्य जो आंगनवाड़ी और 6000 है उसको भी सक्षम बनाना है। तो इस तरह हम कई विभागों के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं और ताकि उसका लाभ सही ढंग से लोगों को मिले। संध्या राय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी लाभ मिले, उस दिशा में हमारी सरकार की पहल है कि हर आंगनवाड़ी केंद्रों पर या आसपास सरकारी स्कूलों में या पंचायत की भूमि पर पोषण वाटिकाएं बनाई जाएं, जिससे हमारी महिलाओं और बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक पूरे भारतवर्ष में व मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी पोषण वाटिकाएं संचालित हैं और आगामी हमारी सरकार का क्या लक्ष्य है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पोषण वाटिका ये मिशन आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं। अभी तक पूरे देश के अंदर 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है सक्षम आंगनवाड़ी निर्माण के लिए। तो उसके लिए सक्षम आंगनवाड़ी में पोषण वाटिकाएं भी होती है और पोषण वाटिका के साथ साथ बेहतर उसमें आधारभूत संरचना, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, आरओ सिस्टम की भी व्यवस्था कर रहे हैं और बच्चों के जो ईसीसी की जो हम बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी हम एक एलईडी स्क्रीन देते हैं ताकि उसके माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक तौर पे वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसके तहत राज्य सरकार से जो हमारे पास अभी प्रस्ताव आए 2 लाख का हमने स्वीकृति दिया है और उसके तहत बहुत लगभग 15,000 से ज़्यादा सक्षम बन चुके हैं, जहां पोषण वाटिकाएं भी हैं और अन्य जगहों पे भी। अगर आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर अगर जगह नहीं है तो हम ये राज्य सरकार से कहते हैं कि वो दूसरे जगह भी कोई भी सार्वजनिक या सरकारी भूमि है वहां पर भी वो पोषण वाटिका बनाए ताकि उस पोषण वाटिका के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन और हरी साग सब्जियां भी वो खिला सके। सुश्री मिताली बाग। महिलाओं का विषय है। আমার প্রশ্ন যে মহাশয়, আমার লোকসভা কেন্দ্র আরামবাগ, যেহেতু আমি একজন আইসিডিএস কর্মী থেকে আমার এই সংসদ ভবনে আসা, মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে 40,000 অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারকে আপগ্রেডেশন করা হয়েছে এবং সব মডার্ন করা হয়েছে। তো যেখানে পুষ্টির বরাদ্দ এত কম, একটা মায়ের জন্য পুষ্টির বরাদ্দ 1 টাকা 63 পয়সা এবং একটা শিশুর জন্য 1 টাকা 4 পয়সা, সেখানে কিভাবে গুণগত আজকের বাজার দর যেভাবে আগুন হয়ে গেছে সেভাবে কিভাবে আমরা পরিপূরক পুষ্টি প্রদান করতে পারি। তাছাড়া ম্যাডাম স্যার আরেকটা রিকোয়েস্ট আছে, আমরা বলতে পারি যে আজকে যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত তথ্য পোষণে আপডেট করতে হচ্ছে। পোষণ যে অভিযান চালিয়েছে সেটা আমার মনে হয় পোষণ অভিযান না চালিয়ে যদি পুষ্টির অভিযান চালাতো তাহলে আগামী দিনে ভবিষ্যৎটা আরো উজ্জ্বল হতো। এই পোষণ অভিযান এত ক্রিটিক্যাল কারণ নেট পাওয়া যায় না এবং প্রতিটা মুহূর্তে আমরা আপডেট দিতে, আমরা যারা হেল্পার এবং ওয়ার্কাররা আছে তারা। अध्यक्ष आप कंक्लूड अध्यक्ष करें, क्या पूछना चाहते हैं?
एक मिनट, क्या पूछना? আমার प्रश्न पूछे প্রশ্নের आप, উত্তর হচ্ছে भाषण नहीं देते आप। আমার প্রশ্নের উত্তর যে আমার সরি आप प्रश्न पूछा करें, भाषण नहीं। আমার প্রশ্ন হলো যে বর্তমান যুগে যেভাবে জিনিসপত্রের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আগুন হয়ে যাচ্ছে, এত কম পয়সায় কিভাবে পুষ্টি বরাদ্দ করা যায়, কিভাবে পুষ্টিটা দেওয়া যায়? ओके मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम जैसा शुरू में ही हम कहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य और उनके दूरदर्शी नेतृत्व से हम मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 ताकि बेहतर सुविधा जो 10 करोड़ लाभार्थी हैं उन तक मिल सके उसके लिए कर रहे हैं। और उसी के तहत अभी 2023 में जो नॉर्म्स है, बच्चों को कितनी कैलोरी देना है, तो उस तरह एक नॉर्म्स बना। उसके तहत अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में उन्होंने घोषणा भी किया है। तो बिल्कुल ये जो चिंता आपकी है, ये चिंता सरकार की भी है और हम चाहते हैं कि जो बाजार मूल्य के आधार पर उन्हें मिल सके, तो इस बजट में उसका प्रावधान भी हुआ है। आने वाले समय में जो आपकी चिंता है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि आप चूंकि पश्चिम बंगाल से आती हैं, तो दीदी के एक बार আপনাকে বলতে হবে যে স্কিম যেগুলো চলছে একটু স্কিম ওইটাতে একটু ফাস্ট করতে বলবেন। অনেক অনেক স্কিমের নাম চেঞ্জ করে, সে চেঞ্জ करके वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पंडोले। क्वेश्चन नंबर 66। ऑनरेबल मंत्री जी। कल पर रखा गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी ये बताने की कृपा करें, क्या सरकार ने पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश को 2022 तक कुपोषित मुक्त बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया था? यदि हाँ, तो उक्त अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धि का ब्यौरा दे और तथा उक्त अभियान को पूरा करने के लिए आई कठिनाई का ब्यौरा दे। महाराष्ट्र में भंडारा गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं पे नियंत्रण करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा उक्त अभियान के तहत भंडारा गोंदिया जिले में अब तक प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा दें। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी प्रणाली को सशक्त बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के तहत हम सुपोषित भारत, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। और खास तौर पे अगर हम देखें, कुपोषण की बात आपने की, 2018 में पोषण अभियान का आरंभ किया गया और ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, जिसके तहत हम जो कुपोषण है ये एक दिन का नहीं, ये कई ऐसे इसके लिए हमें हस्तक्षेप करने पड़ते हैं तभी ये ठीक हो सकता है। तो उसके तहत हमने जो पोषण अभियान के तहत लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यक्रम हुए, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने के लिए, चूंकि खान पान के साथ साथ जागरूकता भी बड़ी चीज है, उनको हम कैसे उनके बिहेवियर चेंज के लिए भी हम जागरूक करते हैं। और उसके साथ साथ लगभग कुपोषण की समस्या को से निपटने के लिए सामुदायिक सहभागिता, लाभार्थियों के सशक्तिकरण और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के माध्यम से हम गतिविधियां आयोजित करते हैं। और अभी तक अगर देखें तो लगभग 13 करोड़ गतिविधियां हुई है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन तक जो हमारे 10 करोड़ लाभुक हैं, बच्चों की हम जो सैम और मैम बच्चे हैं उनको हम THR के माध्यम से और उनको हॉट कुक मिल के माध्यम से उनको हम खाना देते हैं। माननीय सदस्य। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पे है, जो गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। भारत का GHI स्कोर 27.3 है।
जो पिछले वर्षों की तुलना में मामूली सुधार दर्शाता है। हालांकि भारत की रैंकिंग पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका 56, नेपाल 68 और बांग्लादेश 84 से पीछे है। हम इस वास्तविकता में हम क्या कुपोषण मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं, जहां पर भारत पड़ोसी देश भी भारत से कहीं आगे हैं और मेड़घाट जैसे क्षेत्रों को सुधार कर सकते हैं, उनको न्याय दे सकते हैं, वहां का जो कुपोषित बालक है उनको मदद कर सकते हैं, जहां पे आए दिन काफी डेथ हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम NFHS की डाटा को अगर हम देखें तो NFHS 4 के अनुसार जो बच्चों में ठिगनापन 38.4% था, अभी बढ़कर वो NFHS 5 में लगभग 35.5 हुआ है, यानी वो घटा है। उसी तरह से वेस्टिंग का भी देखें तो उसमें भी 35 से 32 हुआ है और दुबलापन में भी 21 से 19 हुआ है। उसके साथ साथ जो हमारा पोषण ट्रैकर का डेटा है, पोषण ट्रैकर के माध्यम से भी अगर हम देखते तो बहुत ही ज़्यादा इसमें बदलाव हो रहे। जो डेटा है पहले की अपेक्षा अभी धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है और इसी तरह से जो इनके घटक है निश्चित रूप से इसमें हमें सुधार दिख रहा है और इसके अलावा विभाग के माध्यम से भी कई हस्तक्षेप किए जा रहे हैं ताकि जो लक्ष्य कुपोषण मुक्त भारत का है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस लक्ष्य को हम हासिल कर सके और उसके लिए निरंतर विभाग के माध्यम से, हेल्थ विभाग के माध्यम से मिलकर हम काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें हमको जल्द लाभ मिलेगा। श्री राहुल कसवा, समय हो गया पर पूछ लो शॉर्ट में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सर 33 साल पहले इस देश के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस होने शुरू हुए और मैम 33 साल के पश्चात भी स्टंटिंग, अंडरवेट एंड वेस्टिंग कंट्री में उस पैमाने पे नहीं हम कम कर पाए जितना हमें सोचना चाहिए था। और साथ ही साथ में अगर आप ये देखें मैडम, मेरा क्वेश्चन इतना ही है कि जो डेटा हमारे पास आप कलेक्ट कर रहे हैं, 2021 के अंदर 16 करोड़ बच्चे इस कंट्री के अंदर थे जो 5 साल की कम उम्र के थे। उसमें से हम सिर्फ आधे बच्चों का ही डेटा कलेक्ट करके NFHS के अंदर शामिल कर पाए। क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान रखती है कि जो आभा ID है, आधार बेस्ड हेल्थ अकाउंट, उस ID के मार्फत से इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का डेटा रखा जाए ताकि हम कंट्री को मॉलन्यूट्रिशन फ्री कर सकें? महोदय, अभी जो सवाल आप उठाया है उन्होंने, तो निश्चित रूप से ये जो है मतलब ये लगातार, ये ऐसा नहीं है, इसमें चेंज लगातार हो रहा है, सुधार लगातार हो रहे हैं और उसके माध्यम से सिर्फ खान पान ही नहीं है, उसमें बहुत व्यवहार परिवर्तन भी इसका एक बड़ा वजह है। तो हम जन जागरूकता के माध्यम से, जैसे हमने पहले कहा कि पोषण अभियान के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से भी हम लोगों के खान पान में सुधार के लिए, ऐसा नहीं कि गरीब घर के बच्चे ही कुपोषित हैं, अन्य बच्चे भी उसमें से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यवहार परिवर्तन इसमें बहुत मायने रखता है और इसको लेकर हम लगातार कार्यक्रम हम चला रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, जो चिंता आपकी है विभाग उसको लेकर काम कर रही है। आने वाले समय में जो हमारा हस्तक्षेप है, उस हस्तक्षेप के माध्यम से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभापटल पर रखने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री माननीय जगत प्रकाश। तो आप लोगों ने देखा, नगीना सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी के द्वारा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से लोकसभा सदन में प्रश्नावली सत्र के दौरान सवाल किया गया कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं सभी कार्यों का निष्पादन करती हैं, इनके ऊपर कार्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है, ये बहुत अच्छी योजना है, क्या इन लोगों का सम्मानजनक मानदेय है? अगर नहीं तो क्या सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी करने की कोई प्रस्ताव है? इससे मंत्री महोदया अवगत कराए, जिस पर मंत्री महोदया जी साफ साफ शब्दों में कह देती हैं कि समय समय पर भारत सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय बढ़ोतरी की जाती है, जो कि 2018 में की गई। वहीं उन्होंने जीवन बीमा के बारे में कही और उन्होंने स्वीकारा
कि पोषण अभियान के दौरान, पोषण सप्ताह के दौरान ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बहुत अच्छा कार्य की है, जो सराहनीय है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय राज्य सरकार अलग अलग रूप में देती है, कहीं 10,000 तो कहीं 15,000। और उनके सवालों से कन्नी काटते हुए दिखी। अब सवाल ये आता है कि अगला कदम हम लोग क्या उठाएं? तो अगला कदम साफ है कि हम लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएं। पहले तो हम लोग 15 फरवरी तक वेट करते हैं कि ये बजट सत्र में कुछ देती हैं या नहीं देती हैं। अगर नहीं देती हैं तो हम लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे और भारत सरकार पर हमला बोलेंगे। ये नारी सशक्तिकरण नहीं है, ये नारी का दुर्गतिकरण है। ये महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये महिलाओं का अपमान है। ये सेविकाओं सहायिकाओं के लिए अच्छे दिन नहीं है, इनके लिए बुरे दिन है। सबका साथ सबका विकास कहने वाले सबका नाश कर दिए और आप लोग अभी तक मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। तो मुंह में दही नहीं जमाइए। आपके देश के जो भगवान इतिहास रचने वाले हैं, जो संविधान लिखने वाले हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने आपको आवाज दी है, आपको अधिकार दी है कि सरकार से सवाल करिए, जवाब करिए। डरिए नहीं, निर्भीक होकर, निडर होकर अपनी जुबान को लंबा करिए, आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करिए, तभी जाकर आप सशक्त हो पाएंगे। नहीं तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।